अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक्स के एक टॉपिक रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ साथ मैं आप लोग के साथ ये नोट्स भी शेयर करती जाऊंगी कि किस तरह से हम इसको शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिस्पायरेशन को देखते हैं। रिस्पायरेशन कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है जो कि हमारे सेल के अंदर होता है। और इस दौरान क्या होता है, जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है, फिर उसको तोड़ा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ साथ में एटीपी जो एनर्जी होती है उसको रिलीज़ किया जाता है। सो ये एक प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। और आपको याद होगा हमने एंजाइम्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। उसमें हमने दो तरह के रिएक्शन देखे थे। एक ऐसे रिएक्शंस के जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हमने एनाबॉलिक रिएक्शंस का नाम दिया था। और हमने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन का नाम देते हैं। सो बेसिकली जो रिस्पायरेशन है ये भी कैटाबॉलिक रिएक्शन की एक टाइप है जिसमें बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल होता है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है और इस दौरान एक एनर्जी जो होती है एटीपी इस तरह से रिलीज़ की जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो ग्लूकोज है ये मोस्ट कॉमन फूड है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली उसको लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इस जो रिस्पायरेशन, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस अगर हम देखें तो इसका मकसद एनर्जी रिलीज़ करने वाला प्रोसेस, क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने डेली लाइफ के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और एनर्जी फिर वो कहाँ से लेंगे, जब वो फूड उनके पास आएगा, उनकी ब्रेक डाउन करेंगे, उनकी तोड़ फोड़ करेंगे, उसके बाद फिर उनके पास इसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि ये जो रिस्पायरेशन है किस तरह के ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। कहते हैं जो रिस्पायरेशन है ये तमाम ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे एल्गी हैं, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म आप देखें, सब के अंदर ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, इसको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कहाँ से आएगी, बाहर से फूड आएगा या फिर वो खुद उसको प्रिपेयर करेंगे और फिर उस फूड को तोड़ेंगे, उससे एनर्जी रिलीज़ करेंगे। अब जानते हैं एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस क्या एक रिस्पायरेशन है, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ ली। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसको शॉर्ट वे में हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऐसे इसमें बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे जो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, या इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, हाइड्रोजन को लूज़ करेंगे। और फिर रिडक्शन के रिएक्शन भी आपको देखने को मिलते हैं किस तरह से, कि इसमें हाइड्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन इसमें गेन हो सकता है। इस तरह के रिएक्शंस में जो ऑक्सीजन बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसे रिएक्शन, इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, वो भी आ सकते हैं। ये सेलुलर लेवल पे होते हैं, हमारे सेल्स के लेवल पे होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, इसलिए इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक फूड को तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। पर्पस क्या है कि यहाँ से एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, इसके ज़रिए से एनर्जी इन फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे निकाली जाती है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है क्योंकि सबको एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर रिएक्शन आपसे पूछा जाए तो ग्लूकोज जो है वो आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर साथ में देखें एटीपी की फॉर्मेशन करता है। तो ये ओवरऑल हमने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि जो रिस्पायरेशन, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। एक टाइप एनारोबिक रिस्पायरेशन, दूसरी टाइप है एरोबिक रिस्पायरेशन। तो इसको यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन दो तरह की होती है। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, उसको देखते हैं। दो तरह के टर्म्स यूज हुए हैं, एक सेलुलर रिस्पायरेशन और दूसरा है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। हमेशा याद रखें दोनों है रिस्पायरेशन, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है और ये सेल के अंदर होता है। दूसरा कि ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। अगर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन से हम मतलब लेते हैं तो इसका मतलब हम इससे ब्रीदिंग मिसाल लेते हैं। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने का अमल। सांस लेने के अमल के दौरान क्या होगा, ये भी रिस्पायरेशन है, लेकिन इस वाले को हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हम कह सकते हैं कि जिसमें हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ गैसेस एक्सचेंज करता है। जैसे हम इंसान की बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी फॉर्मेशन होती है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन चूँकि हम इसको जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं तो ऑक्सीजन उसको अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं। इस तरह प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। सो यानी ये एक जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग है ना, ये अलग फिनोमिना है, और जो सेलुलर रिस्पायरेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है फूड की, ये अलग प्रोसेस है। तो दोनों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये MCQs के हवाले से आप लोगों से पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट कहते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। जैसे हमने पहले देखा कि रिस्पायरेशन के दो टाइप्स हैं, एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन। वो रिस्पायरेशन के जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती तो उस तरह की रिस्पायरेशन को एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और वो रिस्पायरेशन के जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। सबसे पहले हम जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है उसकी बात करेंगे। ये वो रिस्पायरेशन है कि जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जिसके लिए ऑक्सीजन अगर ना भी हो तो ये फिर कंटिन्यू रहेंगे। दो इसकी टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सिंपली आपने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन है ये वो प्रोसेस है, ये वो एनारोबिक रिस्पायरेशन है कि जिसमें जो आखिरी प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक एसिड बनता है। इस तरह अगर आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो ये वो उस तरह की रिस्पायरेशन है कि जिसके अंदर अल्कोहल उसका लास्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखनी है। अब ये किसके अंदर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन सेल्स के अंदर होगा। इसका पूरा प्रोसेस आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एनारोबिक रिस्पायरेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और कहते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन अगर ना भी हो तभी प्रोसेस परफॉर्म होता है, ये रिस्पायरेशन कंटिन्यू रहेगी। और कहते हैं इट इन्वॉल्व्स इन द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। कहते हैं यहाँ कंप्लीटली फूड को उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती, कंप्लीटली उसको तोड़ा नहीं जाता, बल्कि क्या होता है थोड़ा सा इसकी ब्रेकडाउन होती है, थोड़ी सी एनर्जी उससे निकाली जाती है, सारी के सारी एनर्जी उससे यहाँ से नहीं निकाली जाती। अब कहते हैं ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसको आप याद रखें, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है इसकी दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जैसे हमने कहा कि अगर ऐसे फर्मेंटेशन जिसके लास्ट जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक एसिड है तो इस तरह के फर्मेंटेशन को हम इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देंगे। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन जो है किस तरह के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन मसल सेल्स, ठीक है, उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और क्यों, क्योंकि जब हमें इंस्टेंट बहुत उसी वक्त एनर्जी चाहिए होती है तो हमारे मसल के अंदर ही फौरी रिएक्शन हो जाती है, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है और फौरन एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ कर दी जाती है। अब ये क्या होती है, ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है जो पहला स्टेप होता है इसका ग्लाइकोलिसिस होता है, दूसरा होता है इसकी इलेक्ट्रिक एसिड में कन्वर्जन। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के जरिए पायरुविक एसिड में इसको कन्वर्ट किया है। देखें ग्लूकोलिसिस इसको हम कह सकते हैं, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज से निकला है, या देखें ग्लाइको और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, ग्लूकोज की लाइसिस हो रही है, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हो रही है। देखिए ग्लूकोज को 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया गया। देखिए ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। देखिए 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाते हैं, फिर आगे जाता है और आगे जाके इलेक्ट्रिक एसिड की फर्मेंटेशन कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी फॉर्मेशन हो गई है। अब कहते हैं कि इसमें पहले स्टेप में ग्लूकोज जो होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है पायरुविक एसिड के अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं इसके, और साथ साथ में NAD जो होती है वो NADH में रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस मीन्स कि हाइड्रोजन गेन कर लेते हो। देखिए रिडक्शन इसकी हो गई है। आगे कहते हैं कि जो पायरुविक एसिड होता है उसको रिड्यूस किया जाता है बाय NADH इंटू इलेक्ट्रिक एसिड। देखिए वही NADH आता है और वो NAD में चेंज हो जाता है और इस तरह से पायरुविक एसिड को चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक एसिड में, ठीक है। इस दौरान जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, देखिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर ये जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इसको हम देखते हैं, कहते हैं योगर्ट जो है दही, ये क्या एक डेयरी प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट जो कि हम जो मिल्क वगैरह है, ठीक है, वहाँ से हासिल करते हैं। सो डेयरी प्रोडक्ट जो है ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होती है मिल्क की, ठीक है। अब कैसे होती है, ये जो फर्मेंटेशन होता है जिसमें लैक्टोज एक शुगर होता है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये क्या करते हैं प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, इससे लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है। अब ये जो इसके अंदर मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये लैक्टिक एसिड उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से योगर्ट को एक खास टेक्सचर, एक खास टेस्ट, एक खास जो उसका मज़ा होता है वो उनको देता है। तो ये चीज़ आप लोगों के पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात होगी कि यानी वो टाइप ऑफ फर्मेंटेशन की जिसके दौरान ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, तो उस तरह की फर्मेंटेशन को जो रेस्पायरेशन उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। अब दूसरा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए हमने क्या कहा कि वो फर्मेंटेशन जो कि यीस्ट बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुविक एसिड को अगेन एथेनॉल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस दौरान 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। कैसे, जैसे देखिए ये यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होती है इसकी, ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप क्या होगा कि जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा पायरुविक एसिड के अंदर, जो कि वही ग्लाइकोलिसिस में हम देखते हैं, ग्लूकोलिसिस में हम देखते हैं। अब कहते हैं कि इस दौरान क्या होता है NAD जो होता है वो NADH में इसकी रिडक्शन हो जाती है। रिडक्शन मीन्स कि उसने हाइड्रोजन को गेन कर ली, तो इस वजह से ये रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पायरुविक एसिड को चेंज कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर, एथेनॉल के अंदर,
ठीक है। अब कैसे इसको एथेनॉल के अंदर चेंज कर दिया जाता है, यहाँ पे देखें ये जो पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। इस दौरान एक पायरुविक एसिड से भी एक कार्बन निकल जाता है, दूसरे पायरुविक एसिड से भी देखिए 2 कार्बन तो यहाँ से निकल गए, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल जो यहाँ बन जाता है। ठीक है, सो ये क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोग के पास 2 ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP की फॉर्मेशन होती है और साथ साथ में देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाता है। सो ये तो हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर ली। अब हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या बताया गया है। कहते हैं यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करते, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जाता है। हमने क्या कहा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। यीस्ट और बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इनके अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब कहते हैं इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान जब ये यीस्ट वगैरह जो तो इसको उसके अंदर डाला जाता है, आटे वगैरह के अंदर डाला जाता है, जब ब्रेड की फॉर्मेशन होती है, रोटी बनाई जाती है, ठीक है, तो इसमें शुगर जो होता है, चूँकि इसमें ग्लूकोज होता है या ग्लूकोज है, मुख्तलिफ इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर, अल्कोहल के अंदर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज़ कर दी जाती है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो बाहर नहीं निकलती बल्कि बबल्स के फॉर्म में अंदर ही ट्रैप कर दी जाती है ग्लूटेन के जरिए। वेट क्या है, गंदम की रोटी हम बनाते हैं, गंदम की रोटी के अंदर ग्लूटीन होता है। ग्लूटीन क्या करते हैं, एक प्रोटीन होता है जो कि इलास्टिक नेट की तरह काम करते हैं, जिसके अंदर क्या कर लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे अंदर बंद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, जिसकी वजह से रोटी क्या हो जाती है, वो फूल जाती है। अब कहते हैं कि जो बिकॉज ऑफ द ब्रेड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन शॉर्ट पीरियड, कहते हैं चूँकि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ब्रेड की जो फर्मेंटेशन होती है ये बहुत कम टाइम में होती है, इसी वजह से बहुत कम मिकदार में अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये ज़्यादातर जो अल्कोहल होती है, जब इस रोटी को पकाया जाता है ना, फिर ज़्यादातर अल्कोहल जो होती है वो इवापोरेट कर दी जाती है। ठीक है, सो हमने क्या कहा, यीस्ट और बैक्टीरिया जो होते हैं किस तरह से रोटी को फुलाते हैं, तो हमने वो भी देख लिया कि क्या करते हैं, जो गंदम के अंदर क्या होती है, शुगर जो होती है उसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड उस रोटी को फुला देते हैं। इथाइल अल्कोहल कहाँ चला जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सोसाइटी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें कहते हैं जो द प्रैक्टिसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर ओल्ड एंड ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड देम सिंस अर्ली हिस्ट्री, यानी इंसानों ने जो बायोटेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस बहुत पुराने टाइम से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसे काम हैं जैसे कि फर्मेंटेशन, तो उसमें देखें जो ग्रेप्स हैं, बेरीज हैं, कॉर्न, राइस, व्हीट, हनी, पोटैटोज, बार्ले, कुछ बाकी प्लांट्स मटीरियल, इसकी फर्मेंटेशन होती है। उससे वेरियस फॉर्म ऑफ अल्कोहल जो तो उसको वो बनाया जाता है और फिर उसको वेरियस पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मेडिसिन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो रिएक्शंस होती है केमिस्ट्री लैब में उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो वेरियस टाइप ऑफ अल्कोहल जो होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, हमने इस वीडियो में हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एरोबिक रेस्पिरेशन की डिस्कशन करेंगे। एक क्विक रिव्यू जो है इस पूरे लेक्चर का हम देखेंगे। हमने क्या देखा कि जो रेस्पिरेशन है ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ये सेलुलर लेवल पे होता है, ऑर्गेनिक फूड को तोड़ा जाता है, जैसे ग्लूकोज उसको तोड़ा जाता है। अब इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। इसका काम क्या, ये किस तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा और क्योंकि तमाम को एनर्जी चाहिए, इसका रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ है। और इसका पर्पस क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, इस दौरान एनर्जी रिलीज़ की जाती है। हमने क्या देखा, हमने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स है, एक एनारोबिक, दूसरा एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसकी 2 टाइप्स, लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो आखिरी प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन सेल, मसल सेल के अंदर होता है। इस दौरान 2 ATP जो होती है वो रिलीज़ की जाती है। 2 स्टेप्स होती है, ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड को फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने क्या देखा कि यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और इसके अंदर ये भी 2 स्टेप्स होते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इथेनॉल के अंदर। इस दौरान 2 ATP की फॉर्मेशन हो जाती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ये कंप्लीट इसकी तोड़फोड़ नहीं होती ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, इसी वजह से कम एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो एरोबिक रेस्पिरेशन इसकी डिस्कशन करेंगे, किस तरह से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसको कम्प्लीटली तोड़ा जाता है और जो जितनी भी एनर्जी होती है वहाँ से निकाली जाती है। ठीक है।